हेलो एवरीवन, प्रूव योरसेल्फ एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव के मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा परसेंटेज का ये प्रैक्टिस सेशन है। लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक्स को लेके सीखा था और फॉरवर्ड रिलेशन बैकवर्ड रिलेशन के बारे में हमने समझा था। आज वही फॉरवर्ड रिलेशन और बैकवर्ड रिलेशन के बारे में थोड़े बेहतर कॉन्सेप्ट से और अच्छे तरीके से सीखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिर से समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड रिलेशन और बैकवर्ड रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि परसेंटेज के कुछ बेसिक्स रूल्स के बारे में। वो क्या होता है कि अगर कभी भी आपको परसेंटेज निकालने बोला जाता है तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, और अगर कभी भी अगर परसेंटेज आपको रिमूव करना है तो आपको डिवाइड करना है 100 से, या फिर इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना है 1/100 से। दोनों का मीनिंग एक ही है। आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हो। अगर परसेंटेज रिमूव करना है तो इंटू कीजिएगा 1/100 से, या फिर डिवाइड कीजिएगा 100 से, और अगर परसेंटेज निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से। ओके, ये फर्स्ट। सेकंड चीज़ जानकारी की बात यह है कि अगर कहीं आपको अगर 20% लिखा हुआ है तो आप ओरिजिनल क्या मानोगे, 100 मानोगे, और 20% जो है उसका रिजल्ट है। ये समझना है। कहने का मतलब है कि अगर आपको ये कहा जाता है कि 20% 20/100 ऐसे लिखते हैं तो हम ओरिजिनल 100 मानते हैं, और जिसके बारे में कहा गया जो रिज़ल्ट है वो ऊपर होता है 20%। इसको हम अगर शॉर्ट में अगर याद रखें तो हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं 20% इक्वल्स टू 20/100, और कैंसिल करने के बाद 1/5। तो हम हमेशा जब भी 20% बोला जाए तो हम तुरंत अपने दिमाग में 1/5 लेके आ जाएंगे। लेकिन ये जो सिचुएशन है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें एक चार्ट है जो हमें याद करके रखना होगा, जिसका हेल्प हम लेंगे और याद रहने से सवाल जल्दी जल्दी बनेंगे। ओके, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात चलते हैं। हम मान लेते हैं कि एक बंदा है जिसकी सैलरी पहले महीने 10% बढ़ गई, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में उसकी सैलरी फिर 20% बढ़ गई। हम मान सकते हैं पहले महीने में उसकी सैलरी 10% बढ़ गई, फिर नेक्स्ट मंथ में उसकी सैलरी 20% बढ़ गई। तो बताइए ओवरऑल उसकी सैलरी में कितने % का इंक्रीज़ हुआ। तो जनरली कोई भी इसको 30% आंसर बोल देगा ना, जिसको मैथमेटिक्स के कोई कॉमन आइडिया नहीं है वो जनरली बोलेगा। हम अगर आपसे बोलते हैं कि एक की सैलरी पहले 10% बढ़ गई, बाद में 20% बढ़ गई, बोलो उसको सैलरी में कितने % इंक्रीज़ हुआ, तो आप तुरंत बोल दोगे उसके सैलरी में 30% का इंक्रीजमेंट हुआ। लेकिन एक्चुअल में उसके सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। कैसे चीज़ों को समझेंगे? ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं। चूँकि ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इसलिए हम बहुत सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस नहीं करते हुए ज़रूरत की चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे। तो हम मान लेंगे कि एक की सैलरी पहले 100 रुपये थी, ठीक है, बाद में उसकी सैलरी बढ़कर कितनी हो गई 110 रुपये, 10% बढ़ गया, तो उसका सैलरी अब बढ़ के कितनी हो गई 110 रुपये हो गई। फिर क्या हुआ, फिर उसकी सैलरी 20% बढ़ गई। तो अब जब 20% बढ़ेगा तो क्या होगा, 110 पे बढ़ेगा 20%। तो 110 पे जब 20% बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, 110 का 20% कितना होता है। तो याद रखिए किसी का भी 10% जब हम निकालते हैं तो लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना चाहिए। तो यहाँ लास्ट से एक डिजिट क्या है, 0 है, उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे तो मतलब 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसका 10% कितना होगा, 110 का 10% 11 होगा, और 20% कितना होगा, उसका डबल 22 होगा। तो 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पेमेंट अब 132 हो जाएगा। 100 रुपये की सैलरी थी, 100 रुपये में 10% बढ़ा मतलब 10 रुपये बढ़ा, तो उसकी सैलरी अब कितनी हो गई, 110 रुपये हो गई। उसके बाद में फिर 20% बढ़ा तो 110 के ऊपर फिर 20% जो बढ़ेगा तो 32 रुपये बढ़ेगा। जब हम आगे जाएंगे तो 132, अब उसकी सैलरी 100 से बढ़ के कितनी हो गई, 132 हो गई सैलरी। तो मतलब उसकी सैलरी में कितने % का इंक्रीमेंट हुआ है, 132 माइनस 100। तो सैलरी कितना हो गया उसका, कितना बढ़ा उसका सैलरी, 132% उसके सैलरी में। तो मतलब जनरली इसका आंसर होगा, कोई भी कॉमन आंसर देंगे क्या कि 10% 20, पहले 10% बढ़ा बाद में 20% बढ़ गया,
मतलब उसके सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा कि उसके सैलरी में 32% का इंक्रीमेंट हुआ। इसलिए सबसे पहला मेथड जो हमेशा आपको याद रहेगा, हम मान लिए कि ए की सैलरी पहले कितनी थी, ए की सैलरी पहले 10% थी, सॉरी बोला जा रहा है कि ए का जो पेमेंट है वो पहले 10% बढ़ गया, तो हम पहले 10% बढ़ा लेते हैं, तो कितना होगा 110 इंटू बाई 100, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसका पेमेंट 20% बढ़ गया, तो कितना होगा 120/100। जब भी आप एग्ज़ाम में करो तो ये तरीका याद रखो कि ऐसे लिख लेना बस तुरंत तुरंत। हमने मान लिया कि ए का जो पेमेंट है, ए का पेमेंट पहले कितना था, ए का पेमेंट पहले था 100, और उसके बाद उसका पेमेंट बढ़ गया कितना 10% बढ़ गया, तो पेमेंट कितना हो जाएगा 110/100, और उसके बाद पेमेंट उसका 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो जाएगा 120/100। ठीक है, अब हम 100 कैंसिल आउट कर लेंगे और यहाँ पर 0 0 कैंसिल्स हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 132। तो अब समझने की बात है कि पहले उसका पेमेंट कितना था, पहले उसका पेमेंट था 100 और अब उसका पेमेंट कितना हो गया 132, मतलब पेमेंट में उसका इंक्रीज़ कितना हुआ, तो पेमेंट में उसका इंक्रीज़ हुआ अभी 132 और पहले था कितना 100, तो उसका पेमेंट बढ़कर 32 हो गया। मतलब चूंकि हमने इनिशियल को 100 माना था, इसलिए यही उसका परसेंट भी हो जाएगा, तो कितना परसेंट हो गया 32% उसके सैलरी में इंक्रीज़ हुआ। तो इस तरह के सवाल जो सीधे सीधे चलते हैं, ऐसे सवालों में हम इसे फॉरवर्ड कहते हैं, फॉरवर्ड रिलेशन कहते हैं। ये सीधा गया, उसके बाद फिर सीधा गया, है ना। यहाँ किसी भी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश नहीं की गई। ऐसे सवालों को हम फॉरवर्ड रिलेशन कहते हैं। इसको एक और तरीके से समझते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी बंदे का पेमेंट फर्स्ट टाइम, किसी का भी पहले बार उसका पेमेंट 10% बढ़ गया, लेकिन नेक्स्ट सिचुएशन में फिर उसका पेमेंट 10% घट गया। एग्जाम्पल कैसे पकड़ते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति का सैलरी 10% बढ़ गया और कोरोना पेंडेमिक हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों की सर्विस चली गई, बहुत से लोगों का पेमेंट रुक गया। हम मान लेते हैं इस बंदे का पेमेंट घट गया, और इसका पेमेंट कितना घट गया, पहले 10% बढ़ा था और कोरोना लगने के बाद उसका पेमेंट 10% घट गया। तो अब बताइए कि उसका सैलरी में एक्चुअली कितना परसेंट घट गया उसका, या उसका सैलरी बढ़ गया। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग आंसर क्या देंगे, पहले 10% बढ़ा था अब 10% घट गया, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आपको समझ में आएगा कि इसके सैलरी में फ़र्क पड़ा कैसे। हम मान लेते हैं कि पहले उसकी सैलरी कितना था 100 था, और उसके बाद उसका सैलरी 10% बढ़ा, तो मतलब कितना होगा 110/100। उसके बाद फिर उसका सैलरी 10% घट गया, मतलब कितना होगा 90/100। ऐसे लिख लीजिएगा, काट लीजिएगा। अब बताइए, अब उसकी सैलरी कितनी हो रही है 99। तो पहले हमने उसके सैलरी को 100 रुपये माना था, अब उसकी सैलरी ₹99 हो गया, मतलब उसके सैलरी में कितना फ़र्क पड़ा, उसके सैलरी में फ़र्क पड़ा 1% लॉस। उसका सैलरी में 1% लॉस हुआ, मतलब उसका सैलरी 1% बढ़ने की जगह घट गया। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिलेशन बोलते हैं, जिसमें हम कोई भी चीज़ जिसमें चेंज आ जाता है, जिसमें फ़र्क पड़ता है, जिसमें हम कोई चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करते, ऐसे सवालों को हम फॉरवर्ड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड रिलेशन का सवाल था। आपने फॉरवर्ड रिलेशन को समझा। अब समझते हैं कि बैकवर्ड रिलेशन के सवाल कैसे होते हैं, उसमें किस तरह के कंडीशंस होते हैं। तो बैकवर्ड रिलेशन के सवाल में समझने से पहले हम कुछ बातों को समझेंगे। वो क्या है, आपको जैसे कि पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ, ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा, आपको अगर एक्सपेंडिचर के बारे में बोला जाए तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस होता है और कंजम्पशन होता है। ठीक है, मतलब खर्च। और उसके बाद आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, ये भी पता है आपको। अच्छा,
इस तरह की जो सिचुएशंस होते हैं और साथ ही साथ वो सारे सभी 2D डायमेंशन सेट, साथ में 2D शेप्स, जितने सारे 2D शेप्स होते हैं उन सारे सिचुएशन में। ठीक है, तो हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं बैकवर्ड रिलेशन। तो बैकवर्ड रिलेशन को समझने से पहले हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एक्सपेंडिचर अगर हम निकालें, खर्च निकालना चाहते हैं, तो उसमें हमेशा प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई करने से हमारा खर्च आता है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमको स्पीड और टाइम को इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है। और जितने सारे 2D शेप्स होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ऐसे सारे जगहों में ये बैकवर्ड रिलेशन और फॉरवर्ड रिलेशन के सवाल इम्प्लीमेंट होते हैं। कैसे चीज़ों को समझ, तो बैकवर्ड रिलेशन क्या है अब उसको समझते हैं। बैकवर्ड रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है ना। तो मैं तो बाइक चलाता हूँ, तो मान लीजिए पेट्रोल के पीछे मैं महीने में 1000 रुपये खर्च करता हूँ। महीने का मेरा खर्च है पेट्रोल के पीछे 1000 रुपये का, मेरा अपना खुद का खर्चा है। ठीक है, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ जाने की वजह से मान लीजिए पेट्रोल का दाम, प्राइस जो है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ गया। ये एरो का साइन बताता है बढ़ गया। कितना बढ़ गया? मान लीजिए पेट्रोल का दाम 20% बढ़ गया। ठीक है, अब मेरा सैलरी तो बढ़ा नहीं, सैलरी तो जितना का उतना ही था। मतलब मैं अपने पेट्रोल पे 1000 रुपये ही खर्च कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जितना सैलरी है उस सैलरी के हिसाब से मेरा सब कुछ बजट बना हुआ है ना। बच्चों का स्कूल फीस, मम्मी का इलाज, ऐसे जितने सारे होते हैं ना, ऑफिस का खर्चा, खाने का खर्चा, हाउस रेंट, ऐसे सभी बटे हुए हैं। तो पेट्रोल के लिए 1000 रुपये महीने का बजट बना हुआ है, हम इसके ऊपर रुपये और बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसे में क्या होता है कि मैं जो बाइक चलाता हूँ, उस बाइक चलाने को हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन। ठीक है ना। तो ये जो कंजम्पशन है, इस कंजम्पशन को मतलब बाइक चलाना, यहाँ कंजम्पशन क्या है? पेट्रोल का खर्च क्या है? बाइक चलाने से ना पेट्रोल खर्च होगा, तो बाइक चलाना मुझे कितना कम करना होगा, है ना, ताकि मेरा 1000 रुपये जो पहले लगा, अभी भी मैं 1000 रुपये की खरीदूँगा। कहने का मतलब क्या है? पेट्रोल का दाम 20% बढ़े या 30% बढ़े, मैं जाके 1000 रुपये का ही पेट्रोल अभी भी खरीदूँगा, लेकिन पेट्रोल मुझे कम मिलेगा ना। यही पूछा जा रहा है कि मुझे कंजप्शन कितना कम करना होगा, बाइक चलाना मुझे कितना कम करना होगा। पेट्रोल का दाम 20% बढ़ गया, तो कितना परसेंट बाइक चलाना मुझे कम करना होगा कि पहले भी मुझे 1000 रुपये लगता, अभी भी मैं 1000 रुपये ही खर्च करूँगा। ऐसी सिचुएशन में क्या चीज़ है जो कांस्टेंट है, समझना है। मैं पहले जितना खर्च करता था अभी भी उतना ही खर्च करूँगा, ये कांस्टेंट है। हमारा बजट जो है कांस्टेंट है। तो अगर दाम 20% बढ़ जाए तो मुझे खर्चा कितना परसेंट कम करना होगा। ऐसे सिचुएशन में क्या हो, यहाँ से हम दाम बढ़ के ऐसे जा रहा है और ख़र्चा मुझे कम करके फिर मुझे वापस ऐसे आना है, ताकि मेरा इस जगह पे जो मेरा बजट है वो बजट मेरा सेम रहे। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस को हम बैकवर्ड रिलेशंस कहते हैं। और ऐसे सवालों को बनाते हैं कैसे हैं, वो आगे चलते हैं। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए इसी सवाल को ले लेते हैं। अगर 20% पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो मान लेते हैं पहले पेट्रोल का दाम 100 रुपये था और बढ़ के पेट्रोल का दाम कितना हो गया? बढ़ के पेट्रोल का दाम हो गया 120 रुपया हो गया। ठीक है, और बजट मेरा कहाँ है? 100 रुपये पेट्रोल का दाम था, अब 100 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ के 120 रुपया हो गया। तो कितना बढ़ गया? 20 रुपया बढ़ गया। अब वापस मैं जब, मान लीजिए पेट्रोल पे मैं 100 रुपया खर्चा करता था, ऐसे मान लीजिए कि पेट्रोल पे मैं 100 रुपये खर्च करता था, मेरा बजट था 100 रुपये का, मैं 100 रुपये पेट्रोल पे खर्च करता था। लेकिन अब मुझे वही पेट्रोल, मुझे 120 जितना पेट्रोल, अब पेट्रोल शायद मान लीजिए आप 5 लीटर पेट्रोल भराते थे, है ना, 5 लीटर से ज़्यादा आप नहीं भराते थे, 5 लीटर पेट्रोल भराते थे और 100 रुपये उसमें आपका खर्च होता था, महीना आपका चल जाता था, मान लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? वही 5 लीटर पेट्रोल 100 रुपये में नहीं मिलेगा, अब वही 5 लीटर पेट्रोल 120 रुपये में मिलेगा। 20 रुपये दाम बढ़ चुका है। तो आप क्या करोगे? इसी 20 रुपये को घटाओगे, और कितने पे घटाओगे? 120 पे आप उसको रिड्यूस करोगे। परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लिकेशन बाई
100 और हम देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। हम जब कैंसिल आउट कर लेते हैं 1/6 मतलब हो जाएगा 16.66%। इतना परसेंट हमें अपना कंजप्शन कम करना होगा। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पेट्रोल का दाम अगर 20% बढ़ जाए, 20% पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, ये क्या है? ये प्राइस था, है ना, ये प्राइस था। तो कंजम्पशन कितना परसेंट मुझे कम करना होगा? तो 20% बढ़ गया था, तो 20% बढ़े तो 100 पे 20 बढ़ गया, तो ये 100, यही जो 100 पे जो 20 बढ़ा वही 20 रुपये अब कम होगा, कितने पे? 120 पे कम होगा। तो 1/6 का मतलब 16.66% हमें कंजप्शन घटाना होगा। ये था बैकवर्ड रिलेशन का सवाल। ठीक है, कैसे? कि पेट्रोल का दाम पहले 20% बढ़ गया, तो हम इसको मान लेंगे कि हम पहले पेट्रोल पे 100 रुपये खर्च करते थे। मेरा खर्च 100 रुपये था, 100 रुपये में सपोज मैं 100 लीटर पेट्रोल खरीदता था। अब क्या हो गया? अब हो गया दाम 20% बढ़ गया उसका, 20% बढ़ गया दाम, तो मतलब 120/100। अब क्या हुआ? हमें कंजप्शन घटाना होगा, तो कंजप्शन कितना परसेंट घटाना, मुझे तो पता नहीं कितना घटाना होगा, तो मैं एक्स मान लेता हूँ। अब ऐसे करने से क्या होगा? मेरा बजट पहले 100 रुपये का था, तो अभी भी मेरा बजट 100 रुपये का ही होना चाहिए। तो बोथ साइड कैंसल्स। अब अगर मैं एक्स निकालना चाहूँ तो क्या होगा? ये जाके उधर रिवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100/120। इट मीन्स जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 5/6। कहने का मतलब क्या है कि पहले मैं 100 रुपये खर्च करता था, है ना। अब मेरा जो आंसर आ गया, अब मेरा आंसर आ गया क्या? कि मुझे कितना कम करना होगा अपना कंजप्शन। तो बोलता मुझे अपना कंजप्शन जो है 5/6 कम करना पड़ेगा। तो समझना है कि ओरिजिनल कितना 6 था, और 6 में मुझे कितना कम करना पड़ेगा? 5 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब, इसका मीनिंग हुआ कि मुझे एक्चुअल में कम कितना करना पड़ेगा? मुझे एक्चुअल में कम करना पड़ेगा, पहले 5/6 आया था हमारा, मतलब मेरा 6 था, और 6 में मुझे कम कितना करना पड़ेगा? 5। तो मुझे, तो एक्चुअली मुझे कम कितना करना पड़ेगा? 1/6। और 1/6 का जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 16.2/3%। ठीक है, लेकिन क्या हम एग्ज़ाम में ऐसे बनाएंगे? नहीं, ये समझने के लिए था। हम एग्ज़ाम में बनाएंगे कैसे? जो मैंने कहा था, सिंपल तरीके से हमें बनाना है। और वो कैसे हम बनाएंगे सिंपल तरीके से, फिर से एक बार देख लेते हैं, बड़ा सुंदर से कर लेंगे तुरंत तुरंत। कैसे? कहा गया है इसमें कि पेट्रोल का दाम 20% बढ़ गया, तो पहले पेट्रोल का दाम 100 रुपये था, बढ़कर कितना हो गया? 120 रुपया। इसी 20 रुपये को मुझे घटाना होगा, कितने पे घटाना होगा? 120 पे घटाना होगा। बस परसेंटेज निकालना है × 100, और आपके सामने आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके देन, इतनी तो बातें हो गई समझ के। अब क्या है, ये मैंने क्या बताया, आप हमेशा 100 को बेस मानकर सवालों को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास एक चार्ट है। अब ये चार्ट को मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज का एक चार्ट बना के दिया गया है। 1/2 का मतलब कितना होता है? 1/2 का मतलब होता है डेसिमल में 0.5, और परसेंटेज में अगर देखें तो 50% होता है। ठीक है, 1/3 का कितना होता है, और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या हैं, ये एक चार्ट है। ये हमें जितना याद रहे उतना अच्छा है, ताकि हम जब जल्दी से मैथ करना चाहें तो हमें इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, और एक चार्ट है जिसे आप ज़रूर याद कीजिएगा, समझिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखिए 1% हमेशा 100% के बराबर होता है, और 50% हमेशा हाफ के बराबर होता है। ठीक है, और 25% हमेशा 1/4 के बराबर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हम मैथ्स में बहुत बार इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये चार्ट में देखिए क्या है, आपको अगर मान लीजिए 3/4 का वैल्यू पता करना है, तो 3 इधर है, 4 इधर है। 3/4 मतलब ये 3 का स्लाइड इधर और 4 का स्लाइड इधर, ये 75% होगा। अगर आपको मान लीजिए आपको 5/4 चाहिए, तो 5 इधर है और 4 इधर है, ये 5 और ये 4, ये देखिए इधर ये जगह खाली है। लेकिन आपको अगर 4/5 चाहिए तो मिल जाएगा, 4 इधर है और 5 इधर है, 4/5, ये देखिए 80% है ना। तो ऐसे ही आप चीज़ों को कर सकते हो। जैसे अगर आपसे अगर कोई कहे कि 7/9 चाहिए मुझे, तो देखिए 7 को पहले पॉइंट आउट कीजिए, 7 को समझिए, 7 यहाँ पर है। ठीक है, और
7/9 कहा गया है, तो अब बेस में 9 लेना है, तो इधर के स्लैब हम जाएंगे और 9 को नोटिस करेंगे। ठीक है, तो 9 को नोटिस करेंगे, तो 9 कहाँ है, देखिए 9 यहाँ है, 9 यहाँ पर है ना। अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं जाके उसे देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ ये मिल रहा है। देखो 7/9, 7/9 हमारा मिल रहा है यहाँ। इसे जूम कर लेते हैं, जूम करके देखते हैं। ये देखिए 7 और यहाँ से 9, तो 77.77% होगा, है ना। तो ये चार्ट को आप प्रिपेयर करके घर में लगा लीजिए दीवार पर और रोज़ इसे देखा कीजिए। ऐसे देखने से बहुत सारे वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगे। और मैं भी बहुत सारे तरीके बताऊंगा चार्ट को लेके कि चार्ट में कैसे ट्रिक है, कैसे हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, कैसे इनके अंदर एक पैटर्न बनता है, कैसे हम इसे याद कर सकते हैं। उसे बाद में एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं डाल दूँगा। ठीक है, अब चार्ट के बारे में डिस्कशन हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा एडवांस अप्रोच की बात करते हैं जो जनरली हर जगह यूज़ किया जाता है, लेकिन जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है उसमें। इसलिए हमेशा 100 और उसके रिजल्ट को बेस मान के ही सवाल को बनाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 20% अगर कहा जाए तो हमें 100 और 20 में कैलकुलेट करना। मैं तो हमेशा 20 और 100 लेके ही कैलकुलेट करता हूँ, मुझे आसान लगता है ऐसे सवाल बनाने में। लेकिन 20% अकॉर्डिंग टू अवर चार्ट 20% को अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं, 20% हमें याद होना चाहिए 1/5। लेकिन चार्ट का याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे होने वाला है। मैं जब सवाल बनाता हूँ तो बेस में 100 और 20 बनाकर ही मैं मानकर ही बनाता हूँ, लेकिन आप चाहे तो बेस में 5 और 1 लेकर भी सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे पेट्रोल का दाम 20% बढ़ गया तो उसका कंजप्शन कितना % कम करना पड़ेगा। ऐसे सवाल हम क्या समझे थे कि 100 से बढ़कर 120 हो गया, तो अब उसी 20 को घटाना होगा हमें कितने पे, 120 पे। हमने ऐसे सवालों में सोचा था इसका वैल्यू 1/6 होगा, और 1/6 हमें अगर याद हो तो हम तुरंत आंसर बोल देंगे 62/3%। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर इन्हीं सवाल को अगर एडवांस अप्रोच में बनाएं तो जैसे कि पेट्रोल का दाम 20% बढ़ गया, तो 20 का वैल्यू हमें याद है 1/5, मतलब पहले पेट्रोल का दाम 5 रुपये था, बढ़ के अब वो 6 रुपये हो गया। अब जब वापस आएंगे तो 1 रुपया बढ़ के गया ना, तो वही 1 रुपया वापस आएगा, कितने पाएगा 1/6। बस यही इसका फ़ायदा होता है कि हमें 20 और 1/20 नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हर जगह पे ये अच्छा तो होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे हमें थोड़ा एलसीएम वगैरह निकालना पड़ता है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ और मैं 20/1/20 लेकर ही बनाता हूँ। तो 1/6 का आंसर 16/2/3 आ जाएगा। ओके, चलिए तो हमने क्या सीखा उस चीज़ को एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में। हमने जो सीखा आज शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। टू फाइंड परसेंटेज वी शुड मल्टीप्लाई विथ 100, एक नंबर। 2 नंबर हमने क्या सीखा, टू रिमूव परसेंटेज वी शुड मल्टीप्लाई विथ 1/100, वी शुड मल्टीप्लाई विथ 1/100 और डिवाइड विथ 100। ओके, नेक्स्ट हमने क्या सीखा, हमने नेक्स्ट ये सीखा जब कभी आपको कोई भी x% अगर दिया हुआ हो तो हमेशा x जो रिजल्ट है ऊपर होगा और 100% हमेशा नीचे होगा। ये हमेशा ओरिजिनल पार्ट होगा और ऊपर वाला हमेशा रिजल्ट होगा। ऊपर वाला हमेशा रिजल्ट होगा और नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल पार्ट होगा। ठीक है, और हमने क्या सीखा, हमने सीखा 1 या 1 पार्ट हमेशा 100% के इक्वल होता है, हाफ आधा जो होता है हमेशा 50% के इक्वल होता है, और 1/4 हमेशा 25% के बराबर होता है, और 3/4 हमेशा 75% के बराबर होता है। नेक्स्ट हमने ये सीखा कि अगर x% मोर कहा जाए तो हमें उसे 100 में जोड़ के समझना चाहिए। मतलब 100 + x%, मतलब अगर 10% अगर आपको मोर कहा जाए, 10% मोर अगर कहा जाए तो आप इसे 110% समझोगे।
20% लेस अगर कहा जाए तो आप इसे 80% समझोगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने सीखा कि फॉरवर्ड रिलेशन में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होता है, किसी भी चीज़ को हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉरवर्ड रिलेशन में हमें डायरेक्ट कोई भी चीज़ जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को बताना पड़ता है, और फॉरवर्ड रिलेशन में हम सीधे सीधे चलते जाते हैं, है ना। और बैकवर्ड रिलेशन में हमने क्या समझा कि बैकवर्ड रिलेशन में कोई चीज़ अगर बढ़ के कोई जगह पे पहुंचती है तो उस जगह पे उसके बजट को, या फिर हमने जैसे आपको बताया था कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को, या फिर एक्सपेंडिचर को, या फिर डिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपका कोई भी टू डी शेप, या फिर एल इन टू बी एरिया के क्षेत्र में, या फिर डिस्टेंस के क्षेत्र में स्पीड इनटू टाइम, है ना। और अगर एक्सपेंडिचर का बोलें तो प्राइस इनटू कंजप्शन, कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें फिर वापस आना पड़ता है ना। ऐसे को हम बैकवर्ड रिलेशन बोलते हैं। जबकि इस बैकवर्ड रिलेशन के सवाल को हम फॉरवर्ड रिलेशन के सवाल से भी लिंक करके मैंने आपको समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इतने सब चीज़ें हमने सीख ली, समझ ली। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। आपके सामने सवाल होंगे बोर्ड पर और उन सवालों को हम बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने से पहले एक छोटा सा चार्ट जो मैं आपको प्रिपेयर करा दूँ बैकवर्ड रिलेशन को लेके, स्पेशल एक चार्ट है, उसे कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो 91/11% का वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू सब लिखे हैं हम, लेकिन आपको बोलते समय हम आपको फ्रैक्शन का बोलते जा रहे हैं ताकि दोनों आपको प्रिपेयर हो जाए। ये है 91/11%, उसके बाद 10%, उसके बाद 11/9%, उसके बाद 12.5% मीन्स 12/2%, उसके बाद 14/2/7%, उसके बाद 16/2/3%, उसके बाद 20%, उसके बाद 25%, उसके बाद 33/1/3%, उसके बाद 50%। इस चार्ट को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर ऐसे जा रहा है तो फॉरवर्ड रिलेशन, और अगर ये ऐसे आ रहा है तो बैकवर्ड रिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि पेट्रोल का दाम अगर 16/2/3% अगर बढ़ जाए तो उसका कंजप्शन कितना परसेंट कम करना होगा। तो कम करने बोला है तो पीछे आना, और अगर ज़्यादा पूछेगा, अगर इंक्रीज वाला बात बोलता है तो आगे जाना। तो अगर पेट्रोल का कंजप्शन कितना कम करना होगा तो हम पीछे आएंगे, माने 14.28% या 14.2/7% हमें उसका कंजप्शन कम करना होगा। ये है बैकवर्ड फॉरवर्ड रिलेशन। इस चार्ट को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और उसके बाद फिर बनाते हैं मैथ्स। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। क्वेश्चन बोलता है इफ़ एज इनकम इज़ 10% मोर देन बी, देन बीज इनकम इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन ए। तो ये बोला जा रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है कि ए बी से 10% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। ये बैकवर्ड रिलेशन है और इसको हम चार्ट से बनाएंगे। चार्ट में जो बोला गया 10% पे पहले फोकस कीजिए। ये है आपका 10%, इस 10% पे फोकस करना है। हमने इस पे फोकस कर लिया। अब पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है हाउ मच परसेंट लेस देन ए। तो लेस देन बोला है, हम 10% के पीछे में हम टारगेट करेंगे। 10% के पीछे कौन है? 9.09%। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ें। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है इफ़ एज इनकम इज़ 20% लेस देन बी, देन बीज इनकम इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन ए। फिर हमें 20% पे टारगेट करना है और 20% पे टारगेट करने के लिए चलिए चलते हैं कहाँ हमारे चार्ट में। ये है 20%, इस पर हमने टारगेट किया। अब बोला जा रहा है कि हाउ मच परसेंट मोर देन ए। तो क्योंकि मोर देन बोला है तो 20% से आगे जाएंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? 25%। तो हमारा ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन डी। इफ़ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी डिक्रीज्ड। तो अब सबसे पहले हमें 30% को टारगेट करना है, लेकिन इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि 30% हमारे पास इस चार्ट में नहीं है। जब 30% इस चार्ट में नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे कि पेट्रोल का दाम 30% बढ़ जाता है तो जब उसे कंजप्शन कम करना होगा वही 30 रुपये को उसे कम करना होगा। कितने पे कम करना होगा? उसे कम करना होगा वही 30 रुपया 130 पे कम करना होगा। और परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100 करेंगे, लेकिन इंटू 100 करना हमारे ज़रूरी नहीं है। हम जस्ट फ्रैक्शन में चेक कर लेंगे कितना है 3/13। तो 3/13 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इंटू 100 करके हम इसे चेक कर लेंगे।
तो हम इसे अब इंटू 100 करके चेक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23.076%। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड कंजप्शन इज रिड्यूस्ड बाय 50%, देन हाउ मच परसेंट मोर और लेस अ शॉपकीपर गेन्स। कहा जा रहा है कि शुगर का दाम 20% बढ़ जाने की वजह से लोगों ने 50% चीनी खरीदना कम कर दिया, तो अब एक दुकानदार को इसके बदले में कितना परसेंट फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हम चार्ट की हेल्प नहीं लेंगे, चार्ट का यहाँ कोई यूज़ नहीं है, हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं कि दुकानदार का पहले जो इनकम था वो था 100%, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शुगर का दाम 20% बढ़ गया, तो इसलिए 120/100 और कंजप्शन जो है वो 50% घट गया, मतलब 50/100। कैंसिल आउट करेंगे तो हम पाएंगे कितना आ रहा है 60। मतलब एक दुकानदार पहले 100 रुपये कमाता था, अब वही दुकानदार 60 रुपये कमा रहा है, मतलब उसे नुकसान हो गया कितना 40% का। तो अब हम आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर होगा हमारा 40%। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द विड्थ इज इंक्रीज बाय 25%, फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। तो क्या करेंगे हम ऐसे सवाल को बनाने के लिए? हम सबसे पहले लेते हैं, मान लेते हैं कि ट्रायंगल का एरिया 100% था, लेंथ उसका बढ़ा कितना 20%, मतलब 120/100, और उसके बाद उसका विड्थ कितना बढ़ गया, उसका विड्थ 125% बढ़ गया, तो हो गया कितना 125/100। मैंने कहा था हमेशा मैं ऐसे ही 100 लेकर बनाता हूँ, मुझे आसान लगता है बनने में। अब जो है इसे हम जब सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होता है, तो हम देख रहे हैं इसे जब हम कैंसिलेशन करेंगे और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 150, मतलब 100 का एरिया था अब 150 हो गया, मतलब एरिया में इंक्रीजमेंट हुआ कितना 50%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50% इंक्रीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डिक्रीज बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। तो एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो गया और जो विड्थ है वो भी डिक्रीज़ हो गया। तो सिंपल हम मान लेंगे कि एरिया 100 था, अब जो है लेंथ भी डिक्रीज़ हो गया 10%, मतलब 90/100, और उसके बाद विड्थ भी डिक्रीज़ हो गया 20%, मतलब 80/100। अब हम कैंसिल आउट कर लेंगे तो हम कितना पाते हैं 72, मतलब हमारा एरिया में कितने परसेंट का डिक्रीज़ हुआ 100, अब 72 में हो रहा है, मतलब कितना हुआ, हमारा आंसर होगा 100 माइनस 72, तो हमारा आंसर कितना होगा 28% डिक्रीज़। तो हम देखते हैं हमारा आंसर 28% डिक्रीज़ का है, ऑप्शन नंबर ए 28% डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। तो हम तुरंत क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एरिया 100 था, लेंथ कितना डिक्रीज़ हुआ 30% डिक्रीज़ हो गया, तो कितना होगा 70/100, और उसके बाद उसका विड्थ जो है वो बढ़ गया कितना 10%, तो कितना हो गया 110/100। सॉल्व आउट करेंगे जल्दी जल्दी तो हम पा रहे हैं कितना 77, और 100 में से 77 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 23% डिक्रीज़। ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट इट्स विड्थ शुड बी डिक्रीज सो दैट द एरिया रिमेन अनचेंज्ड। फिर हम चार्ट को फॉलो करेंगे, चार्ट में 20% के पीछे कौन है 16 2/3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 12%, देन हाउ मच परसेंट इट्स एरिया विल चेंज। तो हम मान लेंगे कि एरिया कितना था 100 था और सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है कितना 12%, तो 112/100
फिर से एक बार 100 12/100 क्यों? क्योंकि रेडियस में जब हम एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, उसमें आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, मतलब 2 बार इंटू करना है, इसलिए हम इसे 2 बार इंटू करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम 112 का स्क्वायर करेंगे। 112 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 24, 1 कैरी कर लेंगे और 112 में 12 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 124, और इसमें 1 जोड़ लेंगे 125। मैंने कैसे स्क्वायर, उसके बाद नीचे 00 था तो इस 00 का यहाँ पॉइंट बिठा देंगे तो हमारा कितना रहा? 125.24। और मैंने स्क्वायर कैसे किया इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। 125.25 तो हमारा एरिया पहले 100 था और बढ़कर 125.24 हो गया, तो मतलब हमारा एरिया कितना बढ़ा? 25.44%। ओके, तो ऑप्शन हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है विथ एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ वेजिटेबल घी बाय व्हाट परसेंट शुड मालते रिड्यूस इट्स कंजप्शन व्हेन सी इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन इट बाय ओनली 10%। बोल रहा है वेजिटेबल घी का दाम 25% बढ़ गया, तो मतलब वेजिटेबल घी का दाम पहले 100 रुपये था, अब बढ़ के कितना हो गया? 125 रुपया हो गया। अब मुझे अगर इसी को बैलेंस करना है तो हम लोगों ने जैसे पहले सीखा था, तो मुझे वापस आना होगा। वापस आने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे वही 25 रुपये कम करने होंगे। कितने के ऊपर? 125 के ऊपर। तो हमारा 1/5 आ रहा है, और अगर जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 20%। तो हमें 20% अपना कंजप्शन रिड्यूस करना होगा, लेकिन मालती सिर्फ 10% ही बियर कर सकती है, इसलिए 10% माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर 10%। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 10% इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़े। द साइड ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज 10 मीटर, इफ इट्स साइड इज रिड्यूस्ड बाई 15% देन बाई व्हाट परसेंट इट्स एरिया विल बी रिड्यूस्ड। तो सीधी सी बात है, हम मान लेंगे एरिया पहले 100 था और 15% रिड्यूस हो रहा है, मतलब 85/100 इंटू 85/100। 100 कैंसिल आउट करेंगे, 85 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25, 8 9 72, 72.5। जब इसे 100 से हम माइनस करेंगे तो 72.5, वो हमारा आंसर कितना आएगा? 100 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.75। ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोलता है अ शॉपकीपर व्हेन टीवी इंक्रीजेज इट्स प्राइस बाय 50%। एक शॉपकीपर है जो टीवी बेचता है, वो अपने टीवी का दाम 50% बढ़ा देता है। देन इट्स सेल डिक्रीज्ड बाय 20%। तो क्या होता है? ऐसे करने से जो टीवी की जो बिक्री है, लोग टीवी खरीदना कम कर देते हैं, तो कितना? 20% उसकी बिक्री घट जाती है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स इनकम। तो बोल रहा है कि दुकानदार की इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि दुकानदार का इनकम जो था वो 100 रुपये था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने टीवी का दाम बढ़ा दिया, कितना? 50% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा? 150/100। और उसके बाद क्या हुआ जिसकी वजह से हम लोगों ने टीवी खरीदना कम कर दिया, कितना? 20% हमने कम कर दिया, मतलब कितना हो जाएगा? 80/100। अब इसके बाद क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। अब इसे कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास कितना आएगा? 120। मतलब दुकानदार जो पहले 100 रुपये कमाता था, या 100 रुपये का उसका ओवरऑल टर्नओवर था, अब उसका टर्नओवर कितना हो गया है? 120 रुपये का टर्नओवर हो गया है। तो इसका मतलब दुकानदार प्रॉफिट में है। तो दुकानदार कितना कमा रहा है? दुकानदार 20% कमा रहा है, ठीक ना? 20% कमा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन बोल रहा है? 20% इंक्रीज। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 6 मीटर। अब आगे बोलता है इफ़ इट्स बेस इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन बाय हाउ मच मीटर इट्स हाइट विल हैव टू बी डिक्रीज्ड सो दैट इट्स एरिया रिमेन्स द सेम। तो एक ट्रायंगल है, हाइट उसका 6 मीटर है, और बोलता है बेस को बढ़ा दिया है कितना? 20%। तो उसके हाइट को कितना हम घटा देंगे कि एरिया अनचेंज्ड रहेगा। तो हमने इस तरह के सवालों में सीखा था कि एरिया अनचेंज्ड रहने वाले सवालों में हम लोग क्या करते थे? हम बैकवर्ड रिलेशन का यूज़ करते थे। तो अभी हम बैकवर्ड रिलेशन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? हम मान लेंगे कि ट्रायंगल का एरिया 100 था, ठीक है। अब क्या किया? उसके हाइट को बोलता है 20% बढ़ा दिया, सॉरी हाइट नहीं, बेस को बढ़ा दिया। बेस को 20% बढ़ा दिया, तो बेस अब कितना हो गया? 120% हो गया। अब इसी 20 को हमें वापस कम करना होगा। तो कम करेंगे तो कितना होगा?
20 120 पे कम होगा, तो मतलब हमें 1/6 कम करना होगा। तो हमारा हाइट वहाँ दिया हुआ था कितना, 6 मीटर से हमारा हाइट दिया हुआ था, मतलब 6 का 1/6 कम करना होगा, मतलब हमें कितना कम करना होगा, 1 मीटर कम करना होगा। तो 1 मीटर हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है अ मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपने कमाई का 30% खर्च कर देता है। बट व्हेन हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25%, जब उसका इनकम 25% बढ़ जाता है, देन हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, तब वो अपना खर्च को भी बढ़ा लेता है 50%। अब बोलता है बाय व्हाट परसेंट इज द अर्लियर अमाउंट ऑफ सेविंग, पहले वो जितना बचाता था वो मेड बाय हिम लेस देन द न्यू अमाउंट। अब जो बचा रहा है, इन दोनों में जो सेविंग हो रहा है, पहले वो जितना बचाता था वो अभी जितना बचा रहा है उससे कितना कम परसेंट बचा रहा है, ये पूछ रहा है। तो अब इसे बनाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, पहले हम सजा लेंगे सवाल को। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 3 स्लॉट में इसे समझते हैं। पहले इनकम मान लिया 100 रुपये था और वो 30 रुपये खर्चा कर रहा था और बचा कितना रहा था, 70 रुपये। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि उसका इनकम बढ़ के 125 हो गया, 25% बढ़ गया उसका इनकम। और जो एक्सपेंडिचर है वो बोलता है 50% बढ़ गया, मतलब 30 था, 30 का 50% कितना होगा, मतलब आधा, 15 रुपये बढ़ जाएगा। तो अब वो कितना खर्च कर रहा है, 45 रुपये खर्च कर रहा है। तो अब सेव कितना करेगा, 125 में 45 घटा लेंगे तो 80 रुपये वो अब बचा रहा है। तो पहले बचा रहा था 70 रुपये, अब बचा रहा था 80 रुपये, तो वो कितना 10 रुपये कम बचा रहा है ना। तो पहले जो बचा रहा था 70, अभी 80, मतलब पहले अब कितना कम बचा रहा है, अभी के मुकाबले में पहले वो कितना कम बचा रहा है, 10 रुपये कम बचा रहा है। कितने में, 80 में कम बचा रहा है। इट मीन्स हमारा फ्रैक्शन कितना है, 1/8। इसको फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और अगर 1/8 अगर आपको चार्ट से याद है तो आप तुरंत बोल दोगे कितना, ऑप्शन नंबर डी 12.5%। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है परवल लास्ट मंथ ₹20 पर केजी यूज टू बी सोल्ड। पिछले महीने हमारे परवल मतलब पटल का दाम 1 किलो का दाम 20 रुपया था। बट दिस मंथ इट वाज ₹12 सेलिंग पर केजी। तो अब क्या हुआ, 1 केजी 12 रुपये हो गया, मतलब दाम हमारा घट गया। अब बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली इंक्रीज इट्स कंजप्शन, कि अब हम खर्च कितना बढ़ा दें सो दैट इट्स एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। कहने का मतलब हमारा बजट हमको चेंज नहीं करना। अगर मान लिया 200 रुपये का पटल हम खाते थे तो अभी भी हम 200 रुपये का ही पटल खाएंगे। इसका मतलब क्या, हमें पटल ज़्यादा मिलेगा। तो कैसे बनाएंगे, ये बैकवर्ड रिलेशन वाला सवाल है, तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसे बनाते हैं। तो पहले था 20 रुपया पर केजी और बड़े घट के अब कितना हो गया, 12 रुपया पर केजी, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि कितना रुपया घट गया, 8 रुपया घट गया ना। अब अगर मुझे वापस आना है तो यही 8 रुपये मुझे वापस आना होगा, पर कितने पे आना होगा मुझे, ये 8 रुपये मुझे 12 रुपये पे वापस आना होगा। इसे जब हम कैंसलेट कर लेंगे कितना पाएंगे हम, 2/3। अगर 2/3 आपको अगर चार्ट से याद है तो ठीक है, और अगर याद नहीं है तो आप इसे इंटू 100 करके आप परसेंटेज निकालोगे। तो 2/3 का वैल्यू कितना होगा, 66.66 होता है, पर लेकिन ऑप्शन में हमें पॉइंट नहीं दिया है तो हम 66 को राइट आंसर मान के चलेंगे। ओके। तो स्टूडेंट्स हम मैथ्स लेके बैठेंगे और बहुत सारे मैथ्स बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।